समझने में Recording is तकलीफ on. होगा, तो याद कर लेना जब तुम प्रोमिस किए थे तो क्या किए थे, उसी के जैसे सेम है। बस उसको याद रखने के लिए क्या करना कि जेएस के अंदर में हम किस सिंटैक्स के थ्रू लिखेंगे। सिंटैक्स को अगर हम हटा दें तो बाकी सारी चीजें सेम ही, या तो प्रोमिस फुलफिल करोगे या फिर रिजेक्ट कर दोगे। तो फुलफिल करने के लिए यहाँ पे रिजोल्व, एक चीज का ध्यान रखना, जेएस में हम लोग क्या करते हैं अपने अकॉर्डिंग फंक्शंस में हम लोग वेरिएबल्स डिक्लेयर करते थे, आर्गुमेंट जिसको बोलते थे। तो यहाँ पे रिसोल्व लिखे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम रिसोल्व की जगह पे कुछ और नाम लिख देंगे तो नहीं होगा। ठीक है, नाम तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, जब हम ही लिख रहे हैं तो हम तो कुछ भी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे अगर आर भी लिख दोगे फिर यहाँ से आर से कॉल करोगे तो एक ही बात हुआ। ठीक है, यहाँ पे जो हमें ध्यान देने है ये कि जो हमारा फॉलो है, जैसे फर्स्ट आर्गुमेंट ये है, सेकंड ये है, तो फर्स्ट आर्गुमेंट रिसोल्व के लिए था तो वो रिसोल्व। लेकिन अगर आर लिखोगे या एबीसीडी लिख दोगे तो तुम खुद कंफ्यूज होगे ए कौन सा था और बी क्या के लिए था, कंफ्यूजन तो होगा ही। कुछ ज्यादा ही माइंड पे प्रेशर दे के याद रखना होगा, अच्छा ए रिसोल्व के लिए लिखे थे, बी रिजेक्ट के लिए लिखे थे, बाकी लिख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं, काम करेगा। तो इसीलिए ट्राई करना जिस काम के लिए है वो जो होता है वही नाम लिखा करो। ठीक है, तो रिसोल्व और रिजेक्ट ही हम लिख लेते हैं, बाकी लिख कुछ भी दोगे तो चलेगा, बस उसके ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग वो काम करेगा। ठीक है, तो ठीक ऐसे ही यहाँ जो हम प्रोमिस लिखे थे क्या इसको भी चेंज कर सकते हैं? नहीं, इसको नहीं कर सकते, एक क्लास है जावा के अंदर में, तो इसको कैसे कर सकते हैं? ठीक है, न्यू को कर सकते हैं, नहीं न्यू वही है जिसके थ्रू हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट किया करते थे, तो इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। ओके, और जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे तो इसको, इसका जो कंस्ट्रक्टर है उसको एक फंक्शन चाहिए तो हम फंक्शन पास कर दिए थे। उप्स बाकी है, उप्स में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कैसे कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं जेएस के अंदर में, कैसे मेथड्स डिफाइन करते हैं, जब यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे। फिलहाल हम समझ लिए इसका जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किए तो एक फंक्शंस दिए, उस फंक्शंस को दो आर्गुमेंट चाहिए था, रिसोल्व और रिजेक्ट का, या तो रिसोल्व होगा या फिर रिजेक्ट होगा। प्रोमिस को हैंडल करने के लिए सीख लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी हम इसको कमेंट्स कर रहे हैं और थोड़ा सा एजेक्स की तरफ चलते हैं। एजेक्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सर्वर के साथ कनेक्ट करते हैं। आज हम लोग डमी एपीआई को यूज करेंगे। अब डमी एपीआई क्या होता है, क्यों यूज करेंगे, समझा रहे हैं उसको। तो को जितना भी अभी तक हम लोग जेएस समझे हैं, एचटीएमएल को समझे या सीएसएस को समझे, उसके अकॉर्डिंग जो हम लोग समझे ये कि डेटा तो हमारे पास नहीं होने वाला है, फ्रंट एंड में डेटा तो हमारे पास नहीं है। टेबल ही बना रहे थे, अपने मन से लिख दे रहे थे, यही कर रहे थे ना, डेटा तो हमारे पास नहीं था। और डेटाबेस पढ़ चुके हो सब, तो इतना समझ आ चुका है कि डेटा तो हमारे डेटाबेस में होता है। लोकेशंस दो थे हमारे पास, या तो फाइल सिस्टम या फिर डेटाबेस। जब डेटाबेस पढ़ाए थे तो वहां पे सिखाए थे कि हाँ हमारा डेटाबेस क्या काम करेगा, फाइल सिस्टम क्यों नहीं यूज करेंगे, याद ही होगा, समझ आ चुका था। तो डेटा कहाँ होगा, डेटाबेस में। और डेटाबेस से रिट्राइव करने के लिए तो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए, कौन रिट्राइव करेगा, कैसे रिस्पॉन्स करेगा, वो सब सर्वर का काम था। सर्वर अपना देखिएगा कैसे करेगा, हम बैकएंड डेवलपर्स नहीं है कि सर्वर मैनेज करने जाए। तो सर्वर जब मैनेज करने नहीं जाओगे तो डेटा तो अभी चाहिए ना। तुम मान लो कि फ्रंट एंड डिजाइनिंग कर रहे हो तो तुम्हारे पास डेटा होना चाहिए ना, सर्वर से आएगा तो देखेंगे, बट अभी तो होना चाहिए। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट अपने मन से लिख दे रहे थे, कहीं पे भी डेटा उठाए लिख दी। बट बेहतर ये होता है कि अगर हम थोड़ा सा सिमिलरिटी काम कर ले, जैसे हम लोग डमी यूज करते हैं ना, डमी या डेमो यूज करते हो, अगर फोन वगैरह खरीदने जाते हो दुकान पे तो डमी मॉडल दिखाता है ना, एज इट इज उसी के जैसा होता है, फोन तो नहीं वही होता है। या न्यू कोई फोन लॉन्च होता है तो न्यू फोन अगर नहीं आया हुआ होता है तो डमी दिखा देता है कि ऐसा ही होगा। वैसे फर्स्ट टाइम जाओगे तो शायद डमी ही दिखाता है। तो डमी मतलब क्या, उसी के जैसे एज इट इज कॉपी होगा, उसी के जैसा एज इट इज कॉपी होगा, ओरिजिनल नहीं होगा। तो ठीक है, ऐसे ही हमारे पास कुछ डमी एपीआई प्रोवाइड किए जाते हैं। डमी एपीआई का मतलब ये हुआ कि ठीक वैसे ही जैसे हम लोग बैकएंड से डेटा फैच करेंगे, डेटा आएगा हमारे पास, ऐसे ही क्या करता है, एक डमी सर्वर प्रोवाइड करता है, वो कोई भी वेबसाइट्स प्रोवाइड कर सकता है। वो डमी सर्वर से हम क्या कर सकते हैं, डेटा गेट कर सकते हैं, बिल्कुल सर्वर के जैसे। बाकी अगर हमको ओरिजिनल सर्वर से डेटा गेट करना होगा तो बस वो यूआरएल चेंज होगा। यूआरएल क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें लिखा होता है, सब बता चुके हैं, तुम लोग को क्लियर होगा।
ठीक है, तो हम डमी एपीआई को यूज कर सकते हैं। और जितने भी फ्रंट एंड के तुम प्रोजेक्ट्स करोगे लगभग में डमी एपीआई ही यूज करोगे। अगर तुम डमी एपीआई का यूज करके करते हो, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम गलत कर रहे हो, इसका मतलब ये होगा कि तुम्हें डमी एपीआई भी पता है और अगर सर्वर से भी डेटा फैच करना होगा तो कर सकते हो। ठीक है, तो डमी एपीआई मिलेगा कहाँ पे मिलेगा? गूगल पे आओ, सर्च कर लो डमी एपीआई कहाँ है। तो जैसे ही देखो डमी एपीआई हम सर्च करेंगे तो बहुत सारे वेबसाइट्स मिलेंगे। मिल रहा है क्या? हाँ, बहुत सारे मिल रहे हैं, किसी पर भी जाके ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर है, जो पसंद आ रहा है तुम ले सकते हो। वैसे सबको इसको यूज कर लेता है, फर्स्ट में आ गया तो इसी को यूज कर लेते हैं। बाकी किसी पे भी जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जा सकते हो इसमें से जिसमें पसंद आए। सब में एक ही तरीका होता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम लोग चलते हैं इसी में, आ गए, किसी पर भी आ सकते हो। और बताए थे जब भी किसी चीज को पढ़ना चाहते हो, किसी को समझना चाहते हो ना, तो जो उसको डेवलप किया उसके लिए एक डॉक्यूमेंटेशन रिलीज करता है। जैसे हम लोग लैपटॉप खरीदते हैं या फोन खरीदते हैं तो बुक मिलता है साथ में, कोई एक ईयरफोन भी खरीदते होगे तो एक बुक दे देता होगा। अलग बात है कोई उसको उल्टा के भी नहीं देखते, बट देता है ना। उस बुक में लिखा क्या होता है? कभी गलती से भी उल्टा हो, सही से तो नहीं, गलती से ही उल्टा दिए होगे। यही इंस्ट्रक्शन से लिखा हुआ रहता है कि उसको यूज कैसे करना, यही रहता है ना। ठीक ऐसे जो भी एप्लीकेशन डेवलप होते हैं या जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनता है तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया जाता है। जैसे जावा पढ़ रहे हो, जावा के लिए भी डॉक्यूमेंटेशन दिया है। जब भी कोई नया वर्जन रिलीज होगा तो वर्जन कोई तो रिलीज करता है, जो भी रिलीज करता है तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करता है। हम जो मान लो कोई नया फीचर्स लेके आए, तो दूसरा को कैसे पता चलेगा कि हम क्या लेके आए? पता चल जाएगा भाई, तो हमको लिख के देना होगा, तो वो लिख के दिया जाता है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। ठीक है, बूट स्टेप तुम्हारे बैच में अभी तक नहीं पढ़ाए, जब बूट स्टेप पढ़ाएंगे तो शायद हम डॉक्यूमेंटेशन से ही पढ़ाएं। रिएक्ट का भी पीपीटी तुमको नहीं दिख रहा होगा, शायद रिएक्ट भी हम डॉक्यूमेंटेशन से ही पढ़ाएं। तो डॉक्यूमेंटेशन पे डाल जाएंगे। क्या जेएस का डॉक्यूमेंटेशन है? हाँ हाँ, जेएस के डॉक्यूमेंटेशन से भी पढ़ सकते हो, बट डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे स्प्रिंग बूट हम पढ़े थे तो हम डॉक्यूमेंटेशन से पढ़े थे, क्योंकि यूट्यूब पे हमको वीडियो ही नहीं मिला था। तो डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ने में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट डीप नॉलेज होता है, क्योंकि जिसने बनाया वही बता रहा है कि इसमें क्या होगा नहीं होगा, तो उससे बेटर कौन समझा सकता है? तुम अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो या कोई वेबसाइट्स बनाए और तुमसे बेटर कौन समझा सकता है कि इसमें क्या हो रहा है? कोई और समझा सकता है? कोई और अगर मान लो कि तुमसे समझ के समझाएगा तो जरूरी है कि सेम समझा देगा, कुछ तो मिस होना ही है। तो डॉक्यूमेंटेशन में बिल्कुल सही और प्योर मिलता है जो भी मिलता है। तो कोई भी एपीआई यूज करो तो उसके डॉक्यूमेंटेशन में जाके देख लो कि क्या कर रहा है। वैसे कोई भी डमी एपीआई का डॉक्यूमेंटेशन बहुत आसान होता है, पढ़ने में बहुत मुश्किल नहीं हो। आते हैं इसके डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। आसान ही है, क्या करना है कैसे करना है वो सब बताएगा यहाँ पे। ठीक है, को क्या है डमी जोसन सब बताएगा। एक और बात बताए थे कि जब भी हम लोग डेटा ट्रांसफर करेंगे इंटरनेट पे, किस फॉर्मेट में करेंगे? जेसन फॉर्मेट में ही करेंगे। डेटा जब भी ट्रांसफर होगा जेसन फॉर्मेट में करेंगे। फुल फॉर्म भी बता दिए थे। तो अभी जब भी हम एपीआई से डेटा गेट करेंगे तो हमारे पास जो डेटा आएगा वो जेसन फॉर्मेट में। ठीक है, तो जेसन फॉर्मेट में डेटा आएगा तो ले। तो वैसे तो ये बता रहा है कि अगर आपको डेटा चाहिए तो कैसे लेना है। टेस्टिंग के लिए आप इस तरीके से कर सकते हैं। डेटा मान लो कि कैसा डेटा चाहिए, स्क्रॉल डाउन करोगे तो कैसा चाहिए बताएगा कि प्रोडक्ट्स चाहिए कि कार्ड्स चाहिए, रेसिपी चाहिए कि यूजर्स का चाहिए, पोस्ट चाहिए, कैसा चाहिए, किस टाइप का डेटा चाहिए, यहाँ से डेटा गेट कर सकते हैं। मान लो इसमें से किसी और को उठा लेते हैं, प्रोडक्ट्स या रेसिपी को भी उठा लेते हैं। गेट ऑल रेसिपी, गेट सिंगल रेसिपी, ऐसा ही सर्च करोगे ना। सर्च करना है तो कैसे करेंगे, स्किप करना है कैसे करेंगे, शॉर्ट के लिए कैसे करेंगे, देन टैग्स के अकॉर्डिंग अलग अलग ऑप्शंस है। कोई नया ऐड करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है। तो हम अगर ये एपीआई पे काम कर लेंगे तो अपने सर्वर पे भी यही काम करते थे। जब भी कोई एप्लीकेशंस बनाते हैं ना तो यही काम करते हैं, या तो क्रिएट करते हैं, या तो अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, या फैच करते हैं, और कुछ करते हैं? यही काम करते हैं। अलग अलग तरीके से करना, तो ये कंडीशन लगाओ वो कंडीशन लगाओ, काम तो यही होता है। इसी को करंट एप्लीकेशंस बोलते हैं, करंट ऑपरेशंस बोलते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक किए गेट ऑल रेसिपी की जितने भी डेटा है सब हमको दे दो, तो बोल रहा है ये कि रेसिपी का डिटेल्स मिलेगा, 30 आइटम्स का डिटेल्स देंगे हम आपको। बहुत ज्यादा नहीं दे रहा, बोल रहा है 30 दे देंगे, आप 30 से काम कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कैसे काम सीखना ही है, ओरिजिनल थ्योरी। 30 आइटम्स हम देने वाले। कैसे गेट कीजिएगा? तो आपके पास ये कोड लिखना है, आपको हो जाएगा।
तो हम बोले ठीक है, ये कोड कॉपी करते हैं, चलते हैं फिर प्रोजेक्ट में। लिख दिए। मिल जाएगा क्या? हाँ मिल जाएगा। रन करोगे तो डेटा मिलेगा तुमको बहुत ज़्यादा। मिला क्या? मिल गया। 30 डेटा मिला होगा यहाँ पे, सब डेटा यहाँ पे मिल चुका है। कोई प्रॉब्लम नहीं है? डेटा मिल रहा है ना? बिल्कुल डेटा तो मिल चुका है। बट इसमें हुआ क्या क्या ये भी तो समझना होगा। मान लो कल के डेट में कोई चेंज करना हो तो करेंगे कैसे? वहां से कॉपी करके तो काम चलेगा नहीं। कॉपी करके काम चलेगा नहीं, इसको यूज कैसे करेंगे वो समझना होगा। तो इसके लिए हम समझते हैं पहले फैच फंक्शंस को। किसको? फैच फंक्शंस को, कि आखिर फैच फंक्शंस करता क्या। जैसे सेट टाइम आउट फंक्शंस बताए थे, सेट इंटरवल फंक्शंस बताए थे, याद है क्या करता था ये? सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, ये सब प्री डिफाइंड फंक्शंस थे ना। क्या करता था? सेट टाइम आउट बताता कितने टाइम बाद ये ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होगा, और सेट इंटरवल रिपीट करता था, इतने टाइम्स के बाद ऑटोमेटिक्स रिपीट हो जाता था। यही था। ठीक है, से फैच नाम से एक फंक्शंस बाय डिफॉल्ट मिलता है, ये मिलता है जावा ये एजेक्स में। ठीक है, असिंक्रोनस फंक्शन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अभी इंस्टेंटली एग्जीक्यूट नहीं होगा, बार बार ये बता रहे हैं। ये जो फैच फंक्शंस है उसी के जैसे है, जैसे सेट टाइम आउट था, सेट इंटरवल था। ठीक है, ऐसे एक फैच फंक्शंस है जो हमारा कैसा है, असिंक्रोनस फंक्शंस है, इंस्टेंटली एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि एग्जीक्यूट जैसे ही होगा पता नहीं कब रिकॉर्ड आने वाला। हाँ या नहीं? मान लो 2G के स्पीड में इंटरनेट चल रहा हो तो स्लो होगा, और 3G में हो तो थोड़ा सा फास्ट। अब 5G आ गया है तो क्लिक करते हैं तो टाइम तो लग सकता है, गारंटी तो नहीं दे सकते, कभी कभी 5G भी स्लो चल जाता है, तो हम गारंटी तो नहीं दे सकते कि हम क्लिक किए और डेटा हमारा आ जाएगा। नहीं, ऐसी कोई गारंटी नहीं दे सकते। तो फैच फंक्शंस असिंक्रोनस में आता है कि ठीक है, जब ये डेटा आएगा तो आगे का काम करेंगे, फिलहाल आप कुछ भी कर सकते। जैसे हम फैच लिखे थे इसके बारे में बता रहा, वैसे बताएं एमडीएन डिफरेंस वही इसके डॉक्यूमेंटेशन पे लेके चले जाता है, तो वहां पे जाके हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और आज सोच रहे हैं कि क्यों ना हम पहुंच ही जाए फैच फंक्शंस, क्योंकि इसको हम पीपीटी में मेंशन किए नहीं थे, इसलिए डॉक्यूमेंटेशन पे आना पड़ा। विंडो फैच फंक्शंस, क्या समझ आ रहा है कि विंडो के पास ही अवेलेबल है। करता क्या है विंडो फैच फंक्शंस? तो रिसोर्स नेटवर्क से रिट्राइव करेगा। रिसोर्स या डेटा वही हुआ कि कोई भी जो रिसोर्स होगा कहाँ से रिट्राइव करने के लिए यूज करेंगे, नेटवर्क से। मेंशन भी वही किया हुआ कि एक इंटरफेस स्टार्ट प्रोसेस ऑफ फैचिंग रिसोर्स फ्रॉम अ नेटवर्क, जो भी रिसोर्स है उसको फैच करेगा कहाँ से, नेटवर्क से। बोले ठीक है, थ्योरेटिकली हमें ध्यान नहीं देना, काम बताइए क्या करना है इसका। बोला आप जब भी फैच कीजिएगा तो यहाँ पे रिसोर्स दे दीजिएगा। रिसोर्स का क्या मतलब, पैरामीटर से हमें देखना पड़ेगा ना कौन कौन सा पैरामीटर। रिसोर्स में बताता है कि पहले यूआरएल तो हमको बता दीजिए कि कौन सी यूआरएल देना है, क्या करना है। यूआरएल तो हमको बता दीजिए कि कहाँ से लेके आना है, जब भी डेटा लेके आना है तो कहीं तो लोकेशन होगा, तो फर्स्ट चीज जो हम देंगे वही देंगे। ठीक है, पैरामीटर्स में देख लेते हैं। पहला क्या होगा हमारा, यूआरएल। देखो बोल रहा है कि सबसे पहले आपको क्या देना है, यूआरएल, और वो क्या होगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा। बोले ठीक है, यूआरएल दे देंगे स्ट्रिंग फॉर्मेट में। और इसके बाद क्या क्या देना है देखेंगे। पहले अभी हम एक ही चीज देखते हैं, यूआरएल्स तो देना ही होगा, बिना यूआरएल्स का काम हो सकता है? तुम अपने घर का एड्रेस नहीं दोगे, इनवाइट कर दोगे हमको खाने के लिए, तुम कैसे पहुंचेंगे? एड्रेस तो देना होगा ना, और यूआरएल एड्रेस ही तो बताता था, एड्रेस ही बताता नहीं यूआरएल, और तो कुछ नहीं बता रहा था। उसके बाद रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। अब ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का क्या मीनिंग है इसको भी थोड़ा सा देखेंगे। देन ऑप्शनल है, और ऑप्शनल में क्या है, ऑप्शंस में हम ऐड कर सकते हैं, और ऑप्शंस में क्या क्या ऐड करेंगे देखेंगे, कि करके यूज करते जाते हैं पहले। ठीक है, वही गेट मेथड, पोस्ट मेथड, हेडर कैसा रखना है, बॉडी कैसा रखना है, वही सब बताएंगे। उसके बाद बोला ठीक है, पैरामीटर्स में एक चीज हम समझ लिए, यूआरएल्स देना है, बाकी बताएंगे क्या देना है। आप जो रिटर्न करोगे वो क्या रिटर्न करेंगे हम, प्रोमिस। ठीक है, क्या रिटर्न करेंगे, प्रोमिस। और प्रोमिस जो रिटर्न करेगा रिसोल्व होगा। रिसोल्व मतलब दो चीजें भी था, रिसोल्व और रिजेक्ट। रिसोल्व मतलब अगर हमारा फुलफिल हो चुका है, तो फुलफिल हुआ तो बोल रहा है कि एक रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट दे देंगे। जिसको जिसको भी हम अभी बैकएंड पढ़ा चुके होंगे उसको याद होगा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, वहां पे भी मिलता होगा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट।
यहाँ पे भी वही है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, इतना समझ लेना। ऑन नहीं किए थे इसको। एक तरफ हमारा होगा डेटा क्लाइंट और एक तरफ सर्वर होगा। क्लाइंट कौन, सर्वर कौन? जैसे तुम फ्रंट एंड डेवलपर्स हो तो तुम एज ए क्लाइंट होगे, जो हमारा ब्राउजर होता है उसी पे सर्च करते हैं। सर्वर जहां से रिस्पॉन्स आता है, तो दो चीज होता है, एक होता है रिक्वेस्ट, एक होता है रिस्पॉन्स। मान लो ये हमारा क्लाइंट है और ये सर्वर है, तो सर्वर हमेशा, क्लाइंट हमेशा क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, और सर्वर हमेशा रिस्पॉन्स करेगा। उसी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स की हम बात कर रहे हैं। तो बोल रहा है जब आप फैच करने जाइएगा तो उधर से रिस्पॉन्स तो आएगा ही ना, किसी से कुछ पूछोगे तो रिस्पॉन्स तो करेगा ना। और तुम लोग के जैसे नहीं है कि 4 बार पूछेंगे तो एक बार रिस्पॉन्स मिलेगा, अदरवाइज चुप रहेंगे। रिस्पॉन्स मिलेगा, तो रिस्पॉन्स में क्या रिटर्न करेगा, प्रोमिसेस रिटर्न करने वाला है। प्रोमिसेस कब रिटर्न करते थे, जब बाद की बात होती थी कि अभी हम नहीं कर रहे हैं। बोल रहा हम प्रॉमिस कर रहे हैं डेटा देंगे, अब वो डेटा देंगे या नहीं देंगे तो बात की बात है। प्रॉमिस कर लिया इसने तो प्रॉमिस ही रिटर्न किया। और रिसोल्व अगर होगा तो बोलता है कि हम रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट देंगे। क्या करेंगे, रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट देंगे। तो रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट मिल गया तो उसको जो करना चाहिए। अगर एरर आया, हो सकता है कि एरर भी आए, तो एरर आ जाए तो हम लोग कैच में उसको हैंडल करते थे, तो कैच में हम लोग हैंडल कर सकते। अभी हेडर्स पार्ट को हम नहीं देखेंगे, हेडर में क्या होता है नहीं होता, इसको बाद में देखेंगे। हेडर्स में क्या लिखेंगे नहीं लिखेंगे, मेथड्स को भी नहीं देखेंगे, क्योंकि मेथड्स भी समझना। मेथड्स को याद करना होगा, थोड़ा सा तुम लोग फॉर्म टैग का याद कर लेना। हम आएंगे मेथड्स की तरफ, थोड़ा सा आगे बढ़। फैच माय रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। चलो अब आगे बढ़ते हैं और सीधा काम करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे तो बहुत सारा दे रखा है, हम इतना नहीं पढ़ेंगे। फैच लिखे, और वैसे यहाँ से भी देख सकते थे इसको क्या क्या चाहिए। बोल रहा ये कि रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन या यूआरएल, यही सिंबल था नहीं ये, यूआरएल बताइए कहाँ पे जाना है हमको इनपुट में। तो बोले ठीक है यूआरएल चाहिए, तो ध्यान से देखो तो हम यूआरएल ही तो दे रहे थे यहाँ पे, ये भी तो वही बताया था। फैच में यूआरएल दे रहा था, और बताइए आज स्ट्रिंग होगा, तो ये बोल रहा है मेरा ये यूआरएल है। हम बोले ठीक है ले जाइए, यही यूआरएल है। तो वो यूआरएल दे दिए। ध्यान से नोटिस करोगे तो हम किसी भी केवी वेबसाइट्स पे जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ यूआरएल बदलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ यूआरएल बदलेगा, और यूआरएल यही बताएगा कि किस लोकेशन से लेके आना है। तो ये भी तो वही बता रहा है, https dummyjson.com, ये उसका ऑफिशियल वेबसाइट होगा। वहाँ पे आप जब रेसिपी नाम से हमको यूआरएल पे ट्रिगर कीजिएगा तो हम यहाँ से डेटा रिटर्न करेंगे। लेकिन ये रिटर्न क्या करता है ये फंक्शन, प्रोमिसेस। तो जब ये प्रोमिसेस रिटर्न करता है तो क्या हम इसको एक वेरिएबल में रख सकते हैं? मान लो ये प्रोमिसेस हो गया, रख सकते हैं। फिर अगर प्रोमिस में आ गया तो प्रोमिस से डेटा निकालते कैसे से बताओ, ऊपर ही निकाले थे पी डॉट देन से, हाँ या नहीं। और वहां पे भी बताया था कि अगर सोल्व हो गया, रिसोल्व हो गया तो रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट दे दिया। हम बोले अच्छा रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट आएगा, तो इसको तो फंक्शन चाहिए था, याद करो अभी थोड़ी देर पहले या कल ही किए थे हम लोग। इसको क्या चाहिए होता था, रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट चाहिए होता था। तो हम बोले ठीक है रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले लेंगे, लेकिन इसको आज फंक्शन चाहिए तो फंक्शन दे देंगे, जो भी डेटा देता था उस फंक्शन के आर्गुमेंट में चले जाता था ना, वही करेंगे। या इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम डायरेक्ट कर सकते थे डॉट के साथ, जैसे तभी किए थे। दोनों एक ही बात हुआ। उसको बोलो कि ये प्रोमिस है, ठीक है ये प्रोमिस है, प्रोमिस यहाँ पे लिखिए डॉट देन, और देन को एक फंक्शन चाहिए, एरो फंक्शंस फिर से बना लेते हैं, हाँ या नहीं। क्या मिला होगा इसको, रिस्पॉन्स। तो देखो पूरा ही लिख देते हैं, रिस्पॉन्स मिला, बेटर रहेगा ताकि समझने में आसान रहेगा। बोला लेकिन इसको रिस्पॉन्स डायरेक्ट नहीं, इसको फंक्शन चाहिए। तो बोले कोई नहीं, हमें एरो फंक्शंस ही बनाने हैं। बन गया एरो फंक्शंस। तुम चाहो तो इस रिस्पॉन्स को प्रिंट करके देख सकते हो कि आखिर क्या मिला है रिस्पॉन्स में। पहली बात तो ये ऑब्जेक्ट है, तो प्रिंट करके देख सकते हैं, हाँ देख सकते हैं। तो क्यों ना देख ही लिया जाए कि क्या दिया है ये रिस्पॉन्स के अंदर में। ध्यान से देखो तो क्या क्या दे दिया रिस्पॉन्स। पहली बात तो स्टेटस हो गया, हम स्टेटस कोड के बारे में बार बार डिस्कस किए हुए। जब भी हम सर्वर के साथ कनेक्ट होंगे या किसी भी सर्वर के साथ कनेक्ट हुए कुछ भी करेंगे, तो हम कैसे पता करेंगे कि हाँ सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ, रिजेक्ट हुआ, कुछ तो होगा।
तो स्टेटस कोड से ही पता चलता है। तो इस रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट है कैसे पता, करली ब्रैकेट से पता चल रहा है। और ध्यान से देखो तो पूरा डेटा की वैल्यू पेयर्स में है। क्या बता रहा है कि हमारा स्टेटस कोड क्या है 200, और 200 जब मिले तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि सक्सेसफुल हुआ है। जब भी सक्सेसफुल होता है तो सक्सेसफुल को रिप्रेजेंट किया जाता है 200 एरर कोड से। ठीक है, स्टेटस कोड 200 है। अगर गड़बड़ हो जाता तो वहां पे कुछ और आता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो हम यूआरएल ही गलत दे देते, गलत दे देंगे तो गड़बड़ तो होगा ही ना। इस बार देखो क्या होता है, अगर सही दिए होंगे तो ठीक है, गड़बड़ दिए होंगे मे भी अगर कुछ गड़बड़ करने दो इसमें। हाँ, इस बार देखो एरर आ गया, नहीं कर पाया फैच, तो हम सही कर देते। सही है, और अपने डेटा की तरफ चलते हैं। 200 मतलब समझ आया क्या, स्टेटस कोड हमारा 200। तो ऑब्जेक्ट में से 200 निकाल सकते हैं क्या, हाँ निकाल तो सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है स्टेटस टेक्स्ट, मतलब उधर से टेक्स्ट भी हम मैसेज कर सकते हैं कि क्या हुआ नहीं है, एरर्स क्या है नहीं है। तो ओके दे रहा है, बोले ठीक है। हेडर्स पार्ट में देखो हम बताए हैं बार बार कि जब भी डेटा ट्रांसफर होता है 2 पार्ट्स में होता है, एक होता है हेडर पार्ट, एक होता है बॉडी पार्ट। या कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ोगे तो वहां पे भी पढ़ोगे, जैसे ट्रक होता है तो ट्रक में 2 चीजें होता है ना, एक हेडर पार्ट एक बॉडी पार्ट। बॉडी में डेटा होता है क्या सामान लेके जाना, और हेडर में ड्राइवर्स अपना एड्रेस लेके बैठा रहता है कहाँ पे जाना। ड्राइवर्स को ही पता होता है ना डेटा कहाँ जाएगा या कहाँ पे जाएगा। ट्रक ड्राइवर को पता है लोकेशंस कहाँ पे जाना है, बट जो डेटा है वो कहाँ रहता है, पीछे। तो ठीक ऐसे जब भी नेटवर्क पे डेटा ट्रांसफर होता है 2 पार्ट्स में, एक होता है हेडर पार्ट और दूसरा होता है बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में डेटा होता है और हेडर पार्ट में क्या होगा, इन्फॉर्मेशन कि कहाँ पे जाना है, कैसे जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ठीक है से यहाँ पे वो सारे डेटा होगा, बहुत ज्यादा ही डेटा होगा, तो उतना नहीं पढ़ना अभी हमको क्या है। बट कंटेंट टाइप देखोगे तो कंटेंट टाइप क्या है, एप्लीकेशन स्लैश जेसन, कि जेसन फॉर्मेट में डेटा है। कैर सेट आपका यूटीएफ है, यूटीएफ इनकोडिंग मैकेनिज्म था, ये बता रहा है। देन उसके बाद डेट, कब डेटा ये फैच के हुआ नहीं है उसके बारे में बताएगा। सर्वर कहाँ से था, सर्वर हमारा कहाँ से था वो बता रहा है। उसके बाद बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, हमारे लिए उतना अभी इंपॉर्टेंट नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद बोला बॉडी, अभी बता हेडर और बॉडी पार्ट क्या होगा। ठीक है, पूछ रहा है बॉडी पार्ट, तो बोला बॉडी पार्ट में डेटा आया है, बहुत सारे डेटा है, हमको नहीं पता क्या क्या है। लॉग्ड है अभी फॉल्स, स्टेटस रीडेबल फॉर्मेट में। स्टेटस में क्या बता रहा है कि रीडेबल फॉर्मेट है, इसका मीनिंग हो कि इस डेटा को आप सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हैं। ठीक है, रीडेबल एक ऑब्जेक्ट वो भी रिटर्न किया है, देखेंगे क्या है उसमें नहीं। बॉडी यूज, अभी यूज हुआ है नहीं हुआ, ओके हाँ ट्रू है। टाइप यूआरएल जो था हमारा वो होता है, तो पूरा इंफॉर्मेशन बता दिया ये। ठीक है, डेटा समझ आ रहा है। तो हम जब यहाँ पे आए तो हम पूछते हैं एक बात बताओ, पहले तो मुझे ये चेक करके बताना कि रिस्पॉन्स डेटा सक्सेसफुली आया है कि नहीं। हो सकता है कि रिस्पॉन्स किया होगा लेकिन एरर कर दिया हो, तो स्टेटस कोड चेक कर ले यहाँ पे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। ठीक है, अगर स्टेटस इक्वल टू 200 है, इसका मतलब क्या है, सक्सेसफुल हो चुका है। तो हम इफ के अंदर में आ जाते हैं, अगर ऐसा है तो हम बोलते हैं रिस्पॉन्स, अपने पास से कुछ मेथड्स को कॉल करना। इसके पास जो मेथड्स था, जैसे अभी ओके को यूज किया, स्टेटस को यूज किया, वही सब था ना, स्टेटस टेक्स्ट देख लिए थे, यूआरएल गेट करना, यूआरएल टाइप कैसा है नहीं है। ठीक है, ऐसे ही एक मिलेगा तुमको यहाँ पे जेसन नाम से, देख रहे हो, ये फंक्शंस है। क्या एक फंक्शंस है, जैसे ये फंक्शंस है, क्लोन फंक्शंस है, ब्लॉक फंक्शंस है, ये जेसन एक फंक्शन है। तो इस फंक्शंस को कॉल करेंगे तो कुछ इस प्रकार से, हाँ या नहीं, बिल्कुल। चलते हैं इस जेसन फंक्शंस की तरफ कि आखिर ये क्या करता है। रिक्वेस्ट डॉट जेसन मेथड्स, मेथड्स या फंक्शंस बताए थे। जब किसी क्लास के अंदर में फंक्शंस बनाते हैं तो मेथड हो जाता है, नॉर्मल बनाते थे तो फंक्शंस था, एक मेथड है, फंक्शंस भी बोल सकते हो। करेगा क्या ये फंक्शंस, तो देखो सिंटैक्स तो पहली बात है कोई आर्गुमेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, नॉर्मल होगा। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट्स है ये, ठीक है, रिक्वेस्ट को हम गेट किए तो रिक्वेस्ट में जो डेटा आएगा हमारा वो स्ट्रिंग फाइल के थ्रू भेजे होंगे, जेसन फॉर्मेट में क्या होगा,
वो जो जेसन का डेटा आया था वहां से, वो जेसन का जो डेटा है वो करेगा क्या, डेटा में कन्वर्ट कर देगा नॉर्मली। जैसे नॉर्मल ऑब्जेक्ट हमें चाहिए ना, उस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो क्यों ना हम कन्वर्ट कर लेते हैं इसे। तो हम इसको जैसे ही कॉल करेंगे तो ये कुछ रिटर्न करेगा, और रिटर्न क्या करेगा, ध्यान से देखो तो ये रिटर्न करता है डेटा को। क्या रिटर्न करेगा, डेटा को रिटर्न करेगा। ठीक है, जैसे कि हाँ, और डेटा में भी क्या, वैसे तो ये एक प्रोमिस ही रिटर्न करेगा, देखोगे इसका रिटर्न टाइप, तो ये भी एक क्या करेगा, नया प्रोमिस ही रिटर्न करेगा। जैसे कल बता रहे थे प्रोमिस चेन, तो ये क्या कर रहा है, एक नया प्रोमिस रिटर्न कर रहा है, और उसमें क्या करेगा, वो जेसन फॉर्मेट में जो डेटा था उसको नॉर्मल ऑब्जेक्ट से जैसे रिटर्न कर देगा। क्या करेगा, नॉर्मल, वही लिखा है कि जो जेसन फॉर्मेट में उसका जो ऑब्जेक्ट एरे स्ट्रिंग किसी की तरह भेज देगा जिसको आप आराम से रीड कर सकते हैं। तो हम बोले अच्छा ठीक है, ये भी क्या कर रहा है, एक प्रोमिस ही रिटर्न कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनली जो देन कॉल हुआ था, तो यहाँ पे एक प्रोमिस रिटर्न कर दिया होगा, तो हम उसको रख सकते हैं दूसरे प्रोमिस में। हाँ या नहीं, इसको हम बोल दो प्रोमिस 1 था, ये प्रोमिस 1 था, तो ये प्रोमिस 2 में रिटर्न कर रहा है। ये भी एक प्रोमिस रिटर्न करेगा, तो प्रोमिस 2 में रख ले, हाँ रख सकते हैं। फिर इससे भी डेटा निकालना होगा, तो फिर से लिखना होगा कि प्रोमिस 2 डॉट देन, अगर सक्सेसफुल हुआ होगा तो। बट इन सबको अलग अलग क्यों करना, हम बताएं कि साथ में भी तो कर सकते हैं, अभी पहले कर ले रहे। और जैसे ही देन को कॉल करेंगे तो फिर से इसको एक फंक्शन चाहिए, फिर से एरो फंक्शंस बना देते हैं। और क्या बताया था कि ये क्या रिटर्न करने वाला है, डेटा रिटर्न करने वाला। तो हम क्यों ना इसका नाम डेटा ही रख दे, रख तो कुछ भी सकते हैं, डेटा ही रख देते पहचानने के लिए। बोला ठीक। तो हम बोले काम करो, इस डेटा को प्रिंट करके बताओ तो आखिर क्या लेके आए हो। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, डेटा को प्रिंट करके बताओ क्या लेके आए हो। जैसे ही कॉल किया देखो क्या प्रिंट करते हैं, डेटा अनडिफाइंड से रिटर्न करना पड़ता है इसको। ठीक है, रिटर्न तो करते इसको, और रिटर्न कर दिए, डेटा भेज दिया क्या, पूरा डेटा दे दिया, और वो एज ए ऑब्जेक्ट दिया है क्या, पूरा एक ऑब्जेक्ट है। हाँ या नहीं, बिल्कुल, उसमें से एक एक करके डेटा गेट कर लेंगे, वैसे एरे देना चाहिए था इसको। उस ऑब्जेक्ट के अंदर में रेसिपी नाम से फर्स्ट है, उसके पास क्या एक एरे है, तो क्यों ना हम इस रेसिपी को निकाल ले सीधा। तो अगर इसको निकालेंगे तो एरे मिल जाएगा ना हमको। और ऑब्जेक्ट से कैसे डेटा गेट करते थे, डॉट के साथ, ऐसे ही करते थे ना। तो हम इसमें से सिर्फ और सिर्फ को निकाले, तो अब पूरा एरे मिलेगा हमको, मिल गया एरे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इसको थोड़ा सा अब सॉर्ट करें, थोड़ा सा सॉर्ट कर लेते हैं फिर। तो पूरा कोड लिखने की क्या जरूरत है, सीधा फैच फंक्शंस को कॉल किए, और फैच को यूआरएल चाहिए था तो हम ये यूआरएल दे दिए। हमको पता है ये क्या करेगा, प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो डायरेक्ट अगर डॉट के साथ कॉल कर लेते एक ही बात हुआ ना, वो जो रिटर्न किया उसी पे डॉट के साथ कॉल कर ले। तो देन किए, हमको पता है कि ये रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, इतनी बार करने के बाद तो याद तो ही जाएगा। तो मुझे पता है एक फंक्शन रिटर्न करता है रिस्पॉन्स, तो हम बता दिए कि रिस्पॉन्स करने वाले हो। ठीक है, करली ब्रैकेट देते हैं तो इसलिए रिटर्न लिखना पड़ता है, हमको पता है रिटर्न ही करना है मुझे, तो करली ब्रैकेट क्यों ना हटा के डायरेक्ट लिख दे रिस्पॉन्स डॉट जेसन। समझ आ रहा है, डायरेक्ट लिख देंगे तो रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखना पड़ेगा, ये जो रिटर्न लिख रहे थे इतना करने की क्या जरूरत, डेटा आया तो करो, नहीं तो बाद में तुम कैच में तो चेक करने ही वाले हैं। तो वही चीज तो ये भी लिखा हुआ था, ध्यान से देखो ना, शॉर्ट फॉर्म में वही लिखा हुआ था, लिख रहा था क्या, क्योंकि इसको पता, और ये कर ले, ये ब्रैकेट्स यहाँ पे नहीं दिए क्योंकि सिंगल आर्गुमेंट्स में नहीं देते थे हम लोग। ठीक है, डेटा आ चुका होगा, और ये फिर से क्या रिटर्न किया होगा, प्रोमिसेस। तो फिर से प्रोमिस किया तो फिर से ध्यान तो कर ही सकते हैं, फिर से ध्यान किया, ये डायरेक्ट कर दिया था यहाँ पे कंसोल लॉग। ठीक है, ये भी तरीका होता है, ये ऑटोमेटिक इंटरनली हैंडल कर लेगा कि जो डेटा है उसको प्रिंट करना, ब्रैकेट्स में देने की जरूरत नहीं, शॉर्ट फॉर्म होता है, ये भी कर सकते, वो कर दे तो भी, या नहीं तो हम लोग अपने तरीके से कर लेते हैं, हमको पता है डेटा आने वाला है। ठीक है, तो उस डेटा के साथ जो करना है अब करेंगे, प्रिंट, थोड़ा प्रिंट करना है जो करना है, बट प्रिंट करना है मुझे एक एक करके करना है, इसमें से मुझे रिट्राइव करना था एक एक करके डेटा। वैसे तो पूरा डिटेल्स यहाँ पे दे देता कि कैसे डेटा दे रहा है, नहीं भी दे रहा है तो हम गेट करके देख लिए।
अभी हम देखे थे कि डेटा में क्या था, एक रेसिपी नाम से था, तो क्यों ना डेटा में से रेसिपी निकाल ले, हाँ या नहीं। तो डेटा डॉट रेसिपी, यही था। और ये रिटर्न क्या कर रहा था, एक एरे फाइनली था, इसके अंदर में तो एरे था। तो एरे में से अगर एक एक करके डेटा रिट्राइव करना है तो कैसे करते थे, फोर इच, फोर इच पढ़े थे ना, तो डॉट फोर इच कर ले, फोर इच लूप भी पढ़े थे ना, एरे था तो एरे से कर ही सकते हैं। या दूसरा तरीका था कि फोर लूप चला लो, जीरो से लेके वहां तक चला लो, तो हम सीधा फोर इच लूप चला लेते हैं, एरे रिटर्न किया था ना, ठीक है। और इसे एलिमेंट्स को प्रिंट कर देते हैं, एरर देगा तो देखते हैं, अगर ये एरे रिटर्न नहीं किया होगा तो प्रॉब्लम होगा, वो एरे नहीं था। एक बार इसका टाइप पूछ लेते हैं, टाइप पूछ लेते हैं आखिर क्या है भाई, तो शायद कलेक्शन से रिटर्न होगा, तो लॉग में सीधा टाइप पूछ लो, टाइप ऑफ, टाइप ऑफ कैसे चेक करते थे, ऐसे ही करते थे। रेसिपी नाम से नहीं तो कुछ और नाम से था, पहले टाइप ऑफ डेटा कर लो, फंक्शन था, देन डेटा, फंक्शन रिटर्न करते हैं, और नॉर्मली प्रिंट करना था इसको। अच्छा, जेसन को कॉल नहीं किए थे, फंक्शन था, इसको कुछ इस प्रकार से कॉल करना था, ठीक। अब आ रहा है, अब अगर इसे हम पूछे तो ये बताता कि इसका टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट, बता दिया ऑब्जेक्ट। इसमें से हमको निकालना क्या था, रेसिपी, तो रेसिपी का पूछ लेते हैं कि जब इसके अंदर जाना जो रेसिपीज है उसका बताओ क्या टाइप है, ऑब्जेक्ट ही बता रहा है, एरे बता देता तो काम हो जाता, एरे नहीं बताया, इसको एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि मुझे पता है एरे ही था, इंटरनली एरे ही था, एरे में कन्वर्ट करें डॉट एरे लिखना पड़ता है, अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, फोर इच लूप चला, ये फोर लूप चला के कर सकते हैं। अभी पहले फोर लूप से कर देते हैं, फिर उसका फोर इच लूप में कैसे यूज करेंगे उसको दिखाते हैं, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग हटा देते हैं क्योंकि हमको पता है कि ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करना, डेटा रिटर्न कर दिया। वैसे एरे था, इसके इंडेक्स पोजीशन से हम डेटा भी एक्सेस कर सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डेटा को ही निकालेगा, ये ऑब्जेक्ट ही था। अच्छा, लॉग में तो लिखते हैं, दिया पूरा डेटा, दिया ना, उसके अंदर में भी एक्चुअल में एक ऑब्जेक्ट ही था, उसको ऑब्जेक्ट के जैसे ही ट्रीट कर रहा है, आईडी है, नेम है, उसका जो भी डिटेल्स है उसका पूरा प्रोडक्ट है। अब हमको अगर शो करना था फ्रंट एंड में तो यहाँ से डेटा शो कर लेते, समझ आ रहा है। तो हम इसमें से एक एक करके भी रिट्राइव कर लेते हैं, पूरा डेटा रिट्राइव नहीं करना, और इसमें से सिर्फ और सिर्फ हम नेम रिटर्न कर दे तो चलेगा, कि पूरा नहीं चाहिए हमको, नेम चाहिए तो नेम लिख देंगे तो सिर्फ नेम मिलेगा ना। अभी पूरा डेटा मिल सकता है बट हम चाहते हैं सिर्फ नेम ही प्रिंट करें सबका, तो पता चल जाएगा कि अच्छा अलग अलग है, ठीक है। तो सिर्फ नेम प्रिंट करें अभी, बट ये सबका तो दिया नहीं, एक का ही दिया, तो हम चाहते हैं फोर इच लूप चला ले, या तो फोर इच लूप चला सकते हैं, फोर लूप चला सकते हैं, कोई भी चला सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक लूप चला लेते हैं नॉर्मली फोर से, दोनों तरीका से बता देते हैं, जीरो से चलेगा कहाँ तक, वैसे मुझे पता है 30 डेटा है, बट हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसके लेंथ तक चल लेते हैं, इसके लेंथ तक,
डॉट लेंथ, मे भी लेंथ भी कम ना करे क्योंकि ऑब्जेक्ट था। तो यहाँ पे हम आई को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। लेंथ काम किया तो ठीक है, नहीं करेगा तो देख रहे उसे करिए। आगे से भी डेटा का नाम, यहाँ पे नाम नहीं प्रिंट करना चाहते थे तो नेम हटा देते, जो डेटा चाहिए था मिल सकता था। यहाँ पे डेटा आ रहा है तो तुम इतना तो समझ ही रहे हो कि कैसे हम लोग फ्रंट एंड तक भेज सकते हैं HTML पेज पे। हाँ भेज देंगे, आराम से भेज सकते हैं। इसमें इमेज भी होगा, एक बार इमेज में देखो तो कैसा है। तो क्यों ना हम इसको प्रिंट करते हैं एक बार और ये देखते हैं कि इसमें क्या इमेज भी ये दे रहा था। हाँ इमेज नाम से दे रहा था नहीं, तो इमेज को एक बार प्रिंट करके देखें। यूआरएल दे रहा था, ठीक है, यूआरएल को प्रिंट करेंगे। फिर फ्रंट एंड के साथ इसको यूआरएल को प्रिंट करेंगे। कहाँ चला गया, यहाँ पे बोलते हैं डॉट इमेज। एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर पूरा लिंक दे दिया सबका, 1 2 3 4 5 6 30 तक दे रखा है। इमेज का लिंक मिल रहा है तो इसको तो हम लोग इमेज पे शो कर ही सकते हैं, इमेज टैग में तो शो कर ही सकते हैं। तो उन लोग के पास इमेज नहीं मिलता होगा, पता नहीं कहाँ से डाउनलोड करे, तो यहाँ से उठा लेंगे। 30 इमेज मिल चुका, अच्छा सा बन जाएगा, बनेगा। प्रोडक्ट वाले में उठाएंगे तो प्रोडक्ट का मिल जाएगा, तो इमेजेस यहाँ से हमें मिल जाएंगे, ठीक है। इमेजेस मिलेगा, उसको रेंज हम लोग कर लेंगे। ये तो नॉर्मल तरीका होगा। अगर हम फॉर ईच लूप चलाना चाहे तो चला सकते हैं क्या? हाँ चला सकते हैं। डेटा क्या था, एक ऑब्जेक्ट था ये, इसमें रेसिपी नाम से मिला था हमको, मिल गया था रेसिपी। इसको एरे में कन्वर्ट करना था तो डॉट एरे से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल एरे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको क्या करते हैं, एक बार टाइप पूछ लेते हैं लॉग में प्रिंट करके। फंसोगे तो टाइप पूछ लिया करो, जिससे कि हमें प्रॉब्लम नहीं, एरे से शायद कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट डॉट एरे, अभी तो थोड़ा सा मुझे यही काट लेने दो। वैसे रेसिपी डॉट एरे, अगर एरे होगा तो उसको एरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। डेटा डॉट रेसिपीज, ये किसका क्लोज हो गया, ये और क्लोज होना बाकी है। ये बाकी है क्लोज होने के लिए, फिर उसके बाद ये भी बाकी है क्लोज होने के लिए। फॉर ईच, अगर एरे होता है तो चल जाता, चलो चलिए अभी अब इसको बंद कर लेना। डायरेक्ट फॉर ईच चला दिए, एरे से चलाते थे हम लोग, मुझे लगा था एरे में डायरेक्ट फॉर ईच नहीं चलेगा, तो उसको कन्वर्ट करना होता है, एरे के साथ कॉल कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग के पास एक एरे था, मान लो कि एरे ए इक्वल टू कुछ इस प्रकार से डेटा था, 10 था, 20 था, 30 था। तो इसमें से अगर डेटा रिट्राइव करना था, थोड़ी देर के लिए इसको कमेंट कर रहे थे, तो हम इस प्रकार चलाते थे एरे डॉट फॉर ईच। फॉर ईच चलाते थे ना इसे, और अगर हम एलिमेंट्स को प्रिंट करते थे तो एलिमेंट्स सारा प्रिंट हो जाता था, याद है? एरे में पढ़े थे इस तरीके से, एक एक करके प्रिंट करना। तो वो भी एरे था तो हम लोग रिट्राइव तो कर ही सकते थे, एरे मिल गया था तो हम वही रिट्राइव कर लिए। दोनों तरीका से कर सकते हैं, वो लेंथ से भी कर लिए थे और इससे भी कर लिए, ओके। जो आसान लगे। फॉर ईच में कभी कभी प्रॉब्लम्स होता है, उधर से ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता है तो नहीं आता, बट ये जरूर काम कर जाता है। तो जब काम नहीं करे तो टाइप ऑफ से चेक कर लिया करेंगे, आ जाए, आ गया डेटा यहाँ तक। फ्रंट एंड में शो करके लाओगे या करके दिखाएंगे?
इस कोड को यहाँ से हम उठाते हैं, इमेज हम शो कर देते हैं, ठीक है। तुम लोग क्या करना है, कार्ट बनाना, कुछ इस प्रकार से कार्ट बनाना, इमेज शो हो जाएगा, नीचे में उसका डिटेल्स वगैरह हो, ये तो कर सकते हो ना, किए भी होगे शायद। लेकिन इस बार से तो इस फैच फंक्शन को उठा यहाँ से के HTML पेज पे चलते हैं, कोई डॉट HTML डिफॉल्ट कोड जनरेट किए, ठीक है। एक div दे देते हैं, div हैश आई, हम नॉर्मली ये भी कुछ भी देते हैं, आईडी टैग दे दिए। इसमें क्या करेंगे, हम इमेज ऐड करने वाले, तो img टैग src आएगा, फिल्टर कोटा, स्क्रिप्ट टैग डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ से, थोड़े से फास्ट में, कोड नहीं कॉपी किए थे, इस पूरे कोड को कॉपी कर लेते हैं, ये वाली हटा देते हैं, ठीक है। ये डेटा हमारा आ रहा है, इसको प्रिंट तो करना नहीं था, करना क्या है, इसको इस इमेज वाले में देना है, इसको उठाओ यहाँ से, और जब ये हो जाए तो हम बोलते हैं कि पहले डॉक्यूमेंट्स लेट डी में क्या करना, डॉक्यूमेंट, थोड़ा सा मैं ओपन करना है जल्दी से लिखने के लिए, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कर लेंगे, आ चुका होगा ये डी। इस डी में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे फिर से सब, तो यहीं पे एक बना लेते हैं कोई भी इमेज टैग के लिए वेरिएबल्स लेट img, और इसमें एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, ठीक है। क्या वहीं पे ऐड करते हैं, वहीं पे कर लेते हैं, तो ये रिपीट कर रहा होगा, तो इससे पहले बना लेते हैं लेट img, और img में भी रख लेते हैं स्ट्रिंग ब्लैंक, ठीक है। और यहाँ पे img, अभी रुक जाओ, पूरा लिख दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्या किया, एक img टैग बना, वेरिएबल्स बना लिए, और जो हम लोग यहाँ पे img इसके अंदर में डालना चाहिए, इस div के अंदर में यही डालना था ना, तो एक img टैग बना, src में क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार से लिख देते, डॉलर याद होगा, डॉलर का यूज करके कर सकते थे, हाँ। अल्टर्स में हटा देते कि नेम वूम नहीं देना है हमें, सिर्फ और सिर्फ यूआरएल्स वहां पे डाल दी, ये बार बार रिपीट करके उतने img टैग क्रिएट कर देंगे। और ये जो img है, इस इमेज को, इमेज ही लिख दे दो, इमेजेस को, इसको क्या करेंगे, इसे div में ऐड कर देंगे, हाँ या नहीं। तो जैसे ये लूप खत्म होगा, लूप कहाँ खत्म हो रहा है, ये फॉर ईच वाले ब्लॉक यहाँ पे खत्म होगा, तो यहाँ पे हम बोलते हैं जो div था हमारा, div डॉट अपेंड चाइल्ड पढ़े थे, ये अपेंड नहीं, इनर HTML, इनर HTML इक्वल टू div इमेजेस को डाल दे, वैसे तो कुछ था नहीं, इमेजेस को डाल दे, इसको रन करो, इससे तो हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो देखते हैं, एरर आया, status 404 not found, file to resource server, yes, mg is not defined, ओके ये बदल दिया नाम, तो यहाँ पे भी बदलना होगा ना, इमेजेस कर दी थी, यहाँ पे भी करना होगा, आ गए हैं सारे, ठीक है। तो अभी सिर्फ हम इमेज को लेके आए, तुम्हारा जो काम होगा वो पूरा उठा के लेके आना है, और शायद कर सकते हो, ट्राई करना, नहीं होगा तो कल तो हम करेंगे, इमेज का तो कम से कम करके ही लेके आना है। वैसे लगता है सही सेलेक्ट कर लिए थे प्रोडक्ट, अब इधर से जाते जाते तुम लोग रेस्टोरेंट मत चले जाना, ओके, ठीक है, रिकॉर्डिंग बंद कर देना।